अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, एंड वी ऑलरेडी डन 7 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड टुडे विल बी अ 8 पार्ट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट कंपाइज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में कई बार आ चुकी है, और आज हम इसको बड़े अच्छे से लेके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। कोई बात समझ में ना आए तो फिर कह रहा हूँ एक बार, जैसे हमेशा कहता हूँ, आया हूँ कि कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कि इस डेरिवेशन का क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में कैसे आता है। आपके पास जो कुछ इस तरीके से आता है कि प्रूफ दैट द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमने जो है वो ये जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तमाम, तो उसमें एक डेफिनेशन ये भी थी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वो ये था कि जनाब, जब भी आप किसी सिलेंडर को क्या करते हैं, उस गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज सेड टू बी अ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड जब उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वह एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है, और जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वह एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। सही हो गई बात ये वाली। अच्छा, इन दोनों का जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो बराबर किसके होता है? बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। और इन सिंपल इक्वेशन सवाल पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूफ दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड पी इज शोइंग कांस्टेंट प्रेशर हेयर, एंड हेयर सी इज अगेन शोइंग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड वी इज रिप्रेजेंटेटिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? कैपिटल आर, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। तो कोई इतनी मुश्किल डेरिवेशन नहीं है ये, जैसे कि पी इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर वाली डेरिवेशन काफ़ी मुश्किल थी। तो आइए बेटा इस डेरिवेशन का आगाज़ करते हैं कि हम किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो है वो दो कर्व हमने कंसीडर किए प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस के इन बिटवीन। ठीक है। ये दोनों कर्व्स कौन से वाले हैं? जब हम ये बात जानते हैं, जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था तो वहाँ पे ये कर्व हमारे पास आए थे, कुछ ऐसे कर्व से। इसका मतलब क्या था कि प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया कि दो कर्व्स लिए, एक लिया टेम्परेचर T1 पर और एक लिया टेम्परेचर T2 पे। ये टेम्परेचर T1 वाला कर्व है, टेम्परेचर T2 वाला कर्व है कि टेम्परेचर T1 पे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिजल्ट है, और टेम्परेचर T2 जो है बेसिकली उस पर क्या रिजल्ट है। ठीक है। इन दोनों के इन बिटवीन हमने दो पाथ्स कंसीडर कर लिए, एक स्टेट ए ली, एक स्टेट बी ली, एक स्टेट सी लिए। ए टू बी एक पाथ है और ए टू सी एक पाथ है। ए टू बी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पाथ है और ए टू सी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ है। कैसे पता चला? क्योंकि जो लाइन हमें हासिल हुई थी आइसोबैरिक प्रोसेस में पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, वो हमें पता था कि वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है। इसका मतलब क्या था कि वॉल्यूम जो है वो सेम है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है? वेरिएबल है, और प्रेशर जो है वो सेम है। ठीक है। स्टेट ए पे देख रहे हैं प्रेशर P1 है, स्टेट बी पे प्रेशर P1 है। स्टेट ए पे वॉल्यूम V1 है और वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? स्टेट बी पे वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर भी चेंज हो गया, या T1 है या T2 हो गया। ठीक है। जबकि ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पाता है, प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 P2 प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम सेम है, V1 V1 टेम्परेचर चेंज हुआ, T1 T2। आई होप सो कि ग्राफ समझ में आ गया होगा। जो पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया है उसकी वर्डिंग्स ये लिखी हुई है। ठीक है। कि दो टेम्परेचर लिए, स्टेट ए वाला T1 है, स्टेट बी वाला क्या है तुम्हारे पास? T2 है। ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, दो पाथ्स हैं, एक ए टू बी पाथ है और एक ए टू सी पाथ है। ए टू बी पार्ट इज कांस्टेंट प्रेशर पाथ एंड ए टू सी पाथ इज कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ। So first of all you are supposed to write the heading of constant pressure, that is A to B path। तो डालते हैं हेडिंग बेटा। अच्छा, हेडिंग डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे? जाहिर है कि यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इनिशियली वॉल्यूम जो है वो V1 था और फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। सो द चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस है। कैसे आइसोबैरिक है? क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन तो होता है ना, और वर्क डन हम क्या कर आए थे? क्या फाइंड आउट कर आए थे? आइसोबैरिक में डेल्टा W इक्वल्स टू P डेल्टा V फाइंड आउट करके आए थे। ठीक है बेटा। अब टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, तो हम जानते हैं इनिशियली टेम्परेचर जो है वो T1 था एंड फाइनली टेम्परेचर T2 हो गया। सो द चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, राइट। अच्छा, जो हमने अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो दो काम करेगा। क्या करेगा? एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, दूसरा वर्क डन करवाएगा। एंड जब भी हीट जो है वो दो काम करे, इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाए और वर्क डन करवाए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द मैथमेटिकल representation of this scenario is delta Q is equals to delta U plus delta W. Delta Q is the amount of heat at constant pressure,
delta U is internal energy and delta W is the work done by the piston. And then the value of delta W is P delta V. Then we are supposed to write the value of delta W is P delta V. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि and the value of delta Q is NC delta T. हम जब चैप्टर स्टार्ट हमने लिया था तो वहाँ पे हीट के फॉर्मूले पढ़े थे 3. वहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? NC delta T था. कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ भी P लिखा हुआ है, यहाँ भी P लिखा हुआ है. And the value of delta W is P delta V. So we are supposed to substitute the value of delta Q and delta W as well. Now this equation becomes, so the equation is delta NCP delta T is equals to delta U plus P delta V. We require three things, means CP, CV and R. Here we get CP, but अब हमें क्या चाहिए? R चाहिए. ठीक है, जाहिर है कि CV तो हम मालूम कर लेंगे कहाँ से? कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ से हम वहाँ पर मालूम कर लेंगे. बेसिकली यहाँ ज़रूरत किसकी है? R की ज़रूरत है. डेल्टा V आ रहा है और R हमें कहाँ से मिलेगा? डेल्टा V को हम क्या, इस पूरे टर्म को हमने क्या करना है? रिप्लेस करना है कैपिटल R से. अब कैपिटल R कहाँ से लेकर आए हम जानते हैं कैपिटल R होता है बेसिकली क्या है कि गैस कांस्टेंट होता है. गैस कांस्टेंट है तो हमारे जहन में फ़ौरन से आनी चाहिए गैस जनरल गैस इक्वेशन. वो क्या होती है हमारे पास? PV इक्वल्स टू NRT होती है. We have two states. At state A volume is V1 and at state B volume is V2. So if we want to apply general gas equation at state A, then the equation will be PV1 equals to nRT1, because at state A the temperature is T1 and at state B the volume is V2. So the general gas equation become PV2 equals to nRT2, right? And if we want to get the delta V, then we are supposed to subtract equation 2 from equation number 1. Then the answer will be PV2 minus PV1 is equals to nRT2 minus nRT1. Here in this step P is common on the left side and NR is common on the right side. Then we are supposed to take common P from left and NR from right side. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब आपने कॉमन ले लिया तो इन ब्रैकेट्स V2 माइनस V1 बचेगा. यहाँ पर इन ब्रैकेट्स T2 माइनस T1 बचेगा. तो जो V2 माइनस V1 है वो बराबर किसके? डेल्टा V के बराबर है. एंड हेयर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T. सो द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम P डेल्टा V इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T. नाउ इक्वेशन A will be changed and now it becomes, equation A becomes NCP delta T is equals to delta U plus NR delta T. हमने क्या किया बेसिकली? P डेल्टा V की वैल्यू को रिप्लेस करवा दिया NR डेल्टा T से, जो कि यहाँ से आई है. अच्छा, अपनी याद दहानी के लिए एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी के लिए कि P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू NR इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 डेल्टा T के बराबर हो जाएगा और V2 माइनस V1 डेल्टा V के बराबर हो जाएगा. सो हेयर यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? अब कॉन्स्टेंट प्रेशर पाथ जो है वो ख़त्म हो गया. ठीक है. अच्छा, अब आपको चाहिए होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ. हम हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ की, जो कि क्या होगा? A to C होगा. So write the heading of constant volume path, that is A to C. Here volume is constant. As you know, it is a isochoric process. In isochoric process, change in volume is zero. If change in volume is zero, then it should be that work done is zero. ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा कि जब डेल्टा V जो है वो जीरो के बराबर हो गया तो पिस्टन भी मूव नहीं कर रहा. जब पिस्टन मूव नहीं कर रहा तो वर्क डन भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ठीक है, कि ना जहाँ गैस एक्सपेंड हो रही है ना गैस जो हो रही है कंप्रेस भी नहीं हो रही. ठीक है. अच्छा, जब डेल्टा W भी ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स जो हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को वो सिर्फ यूटिलाइज कहाँ हो रही है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में यूटिलाइज हो रही है. ठीक है. सो नाउ according to first law of thermodynamics, the scenario will be delta Q equals to delta U plus delta W, and if we know that the value of delta W is zero because वॉल्यूम इज जीरो, दैट्स वाई. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू की जगह जीरो आ जाएगा. तो आपने यही किया, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस जीरो कर दिया. एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ हीट चेंज इन हीट एनर्जी इज, ये क्या हुआ? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू हो गया. और यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? एन सी वी डेल्टा टी होती है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू की जगह पर एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट है. फॉर्मूला क्या होता है? एन सी डेल्टा टी होता है. अब चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा लो, या ऐसे कह लो कि डेल्टा क्यू की वैल्यू तुमने अपलोड करवा दिया. जब तुमने इसको सब्सटीट्यूट करवा दिया डेल्टा क्यू की वैल्यू को इस वैल्यू से, तो इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, और यू कैन से दैट NCV delta T equals to delta U, and this equation is termed as equation C. Now you are supposed to put the value of delta U from equation C into equation number B, which was NCP delta T is equals to delta U plus NR delta T. If you substitute the value of delta U from this equation, now equation B becomes
equation B will be NCP delta T is equals to NCV delta T plus NR delta T. Here N delta T is common from the right side, so we are supposed to take N delta T as common. Now the equation will be NCP delta T is equals to N delta T, the remaining term within bracket CV plus R. N delta T जो है यहाँ पर भी है, N delta T यहाँ पर भी है, तो हम क्या करें अब दोनों को क्या करते हैं कैंसिल कर दें. जब कैंसिल कर देंगे तो द रिमेनिंग इक्वेशन विल बी CP is equals to CV plus R. CV is adding here, when it is shifted to the left hand side it will subtract from CP, and at last we get the result, that is CP minus CV equals to R. ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को. अच्छा, कोई टॉपिक, कोई जो स्टेप है, कोई स्लाइड में से कोई भी जो मामला है समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे फिर कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. यहाँ पे आपकी इस डेरिवेशन का इख्तिताम हुआ और उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी. कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा. जज़ाकल्लाह खैर.